Hello friends, welcome back to my channel. तो पार्ट 18 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुओ से बोलता है जीन को कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा जब तक तुम नहीं बताओगी कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। तो जीन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, बट मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। जुओ उसे बोलता है जब मैं संघाई आया था, मैं और तांघाई, तो हमें लोग बहुत ज्यादा बुली करते थे और सभी कोई हमें बहुत मारते थे। एक बार क्या हुआ था कि तांघाई को किसी ने मार करके पेड़ पर लटका दिया था, वो मरने ही वाला था। मैंने जाकर उसे बचाया और फिर तभी मैंने सोच लिया था कि मैं किसी को अपने आप को बुली करने नहीं दूंगा, मतलब अपने आप को परेशान करने नहीं दूंगा। उसके बाद मैंने लेबर का काम किया और मैंने बहुत कुछ झेला। सभी कोई मुझे इतना परेशान करते थे कि मेरे पैरों में सुई वगैरह चुभा देते थे। ऐसे ऐसे करके वो अपना पहले का स्टोरी बताता है, बट मैंने पहले तो सबको इग्नोर किया। उसके बाद मैंने लोगों के जॉब में, उनके बिजनेस में हेल्प करना शुरू किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे और तांघाई को, मतलब उसका जो साथी लोग है, उसे कोई भी परेशान कर सके। तो तुम्हें भी इस तरह से बहादुर बनना होगा। अगर तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करती हो कि तुम डर जाती हो और फिर तुम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढती हो कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तो तुम्हें यही करना होगा, तुम अपने आप को किसी को भी बुली करने मत दो। अभी क्या हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें किसी ने परेशान किया तो तुम क्या कर रही हो कि तुम सोच रही हो कि पैसा दे देते हैं तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा मत करो। तुम इसके पीछे का रीजन देखो कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तुम इतने जल्दी हार क्यों मान जाती हो। तो ऐसे करके जुओ उसे बहुत अच्छे से समझाता है। उसके बाद वो बोलता है तुम हार मान जाती हो इसलिए तुम्हारे दुश्मन और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये संघाई है, यहाँ पर तुम्हें अपने आप पे डिपेंड होना होगा, वरना यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन सोच रही होती है जुओ का बात को और बोलती है कि जुओ ने सही बोला, मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स का समाधान खुद ही निकालना होगा, कोई भी मुझे यहाँ पर हेल्प नहीं करेगा। मैं शुरू से ही बहुत गलत थी, मुझे जो बोला गया है कि मुझे पैसे वापस करने होंगे, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी, बल्कि मैं देखूंगी कि लाइमस्टोन पाउडर किसने हटाया और क्या हुआ। मैं इसकी पूरी अच्छी तरह से जांच करूंगी और मैं अपने आप को साबित करके रहूंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो अपना वेयर हाउस पहुंचती है और वहां पर देखती है कि जब उसने लाइमस्टोन पाउडर तो छिड़का था, बट वो कहाँ गया। ऐसे करके वो सर्च करती है, तभी वो देखती है कि एक डब्बा है जिसमें लाइमस्टोन का पाउडर है और वो गिर रहा है। तो वो देखती है कि उस होल है एक और वहां से लाइमस्टोन का जो पाउडर है वो गिर रहा है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कुछ सोच करके। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर के पास पहुंचती है और बोलती है डायरेक्टर प्लीज एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है जो लाइमस्टोन का पाउडर था उसके बारे में। तो उसकी डायरेक्टर जो रहती है वो बोलती है कि मेरा अभी मीटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने का, और तुम जो भी एक्सप्लेन करोगी सारा ही बेकार रहेगा, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। उसके बाद जीन बोलती है कि मैम एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पता है कि आपके लिए ये सब उतना अच्छा नहीं है, बट 2 मिनट अपना टाइम का मुझे दे दीजिए, मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। तो उसकी जो डायरेक्टर रहती है मान जाती है और बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें बस 2 मिनट देती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि सभी कोई बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जो नई लड़की आई है उसने ऐसा किया है कि जो मैनेजर है उसको डायरेक्टर पकड़ के ले गई है, पता नहीं उसने क्या किया है। तभी उसकी वेयर हाउस की मैनेजर आती है और बोलती है कि तुमने डायरेक्टर को क्या बोला है कि उसे जो यहाँ की मैनेजर उसे पकड़ कर ले गया है और उसे पनिश किया गया है, तुम्हें तो पैसा पे करने के लिए भी नहीं बोला, ऐसा क्या तुमने डायरेक्टर को बोल दिया है। तो वो बोलती है जीन की आपके पास टाइम है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो बोलती है कि कल तो डायरेक्टर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइमस्टोन एशेस का जो पाउडर है उसे चेंज किया गया था, मैंने जो लाइमस्टोन का पाउडर छिड़का था वो नहीं था। तभी यहाँ पर सीन में और दिखाया जाता है कि जीन उसे बताती है कि कल आप और जो मैनेजर है वही दोनों रात तक रुकी थी। तो उसकी जो मैनेजर रहती है डर जाती है, बोलती है क्यों, हम रात तक नहीं रुक सकते क्या, हम ओवर टाइम कर रहे थे। तो वो बोलती है क्या तुमने डायरेक्टर को मेरे बारे में बता दिया। तो वो बोलती नहीं, मैंने आपके बारे में नहीं बताया। उसके बाद वो बोलती है याओ जाई जो मैनेजर है जिसने लाइमस्टोन एसेस का पाउडर को हटा दिया था, मैंने उनके बारे में ही बताया है। उसके बाद वो बोलती है मैं आपको बता देती हूँ कि अब से आपको मेरे अच्छे से ख्याल रखने होंगे। उसके बाद उसकी जो मैनेजर रहती है वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जुओ जो है उसी लड़का को बुलाता है जिसने जीन को जॉब दिया था। उसके बाद वो आकर के उसे बताता है कि जीन ने बहुत अच्छा काम किया है आज, उसने प्रूफ कर दिया कि वो रॉन्ग नहीं है और उसे पैसा भी देना नहीं पड़ा, और उसके पीछे जो लड़की थी उसे भी डायरेक्टर ने पनिश किया है। तो जुओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो पता था कि जीन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और स्मार्ट है। तो वो जो लड़का रहता है बोलता है अच्छा तो तुम ऐसी लड़की में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद जुओ बोलता है कि अब तुम जा सकते हो, फालतू बकवास मत
मत करो। तो वो जो लड़का रहता है बोलता है तुमने सुबह सुबह मुझे बुलाया बस जीन का बातें बताने के लिए, तुम कितने ज्यादा तमीज हो जुओ। तो जुओ अपने साथी को बोलता है कि तांघाई इसे बाहर निकाल दो। तो वो बोलता है वो लड़का कि तुम बहुत ज्यादा ही बदतमीज हो जुओ, मैं यहाँ पर बैठकर खा भी नहीं सकता। तो जुओ बोलता है जाओ जाओ, मुझे जो न्यूज सुनना था वो मैंने सुन लिया। उसके बाद जुओ यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है जीन की काबिलियत सोचकर। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जो जापानीज गुंडा रहता है और उसका जो स्टूडेंट रहता है, मतलब जिसकी अंगूठी में जीन का फोटो था वो, और दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि संघाई में मेरा काम अब खत्म हो गया है और मेरी जगह तुम रिप्लेस करोगे, तो तुम्हें मेरा काम अच्छे से करना होगा। जापान में हमें कुछ काम है जो चाइना को ओवरटेक करेगा। ऐसे करके वो उसे कुछ बिजनेस के बारे में बताता है और तुम्हें बहुत सारे ऑफिसर्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद वो बोलता है और मेरा पोजीशन तुम्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुम अब मुझे रिप्लेस करोगे। बहुत सारे ऑफिसर्स भी दिए जाएंगे सीक्रेटली। तो वो जो आदमी रहता है जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है वो बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो आप, मैं आपका जगह कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं आप तो बहुत बड़े आदमी, मैं आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें इस जगह को लेनी होगी और मैं तुम्हारी हमेशा से हेल्प करूंगा। जब हमारा ये चाइना और जापान का वॉर शुरू होगा तो उसमें बहुत सारे मिलिट्री सर्विसेज भी मैं तुम्हें भेजूंगा छुपके से, और ये संघाई को हम लोग ओवरटेक करेंगे। मतलब संघाई वो लेना चाहता है और संघाई में जितने भी सोना है वो जापानीज लेना चाहता है। तो ये सारा चीज वो बताता है उसको। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर वही आदमी आता है, मिंगजू आती है और उसका फियांसे आता है। तो वो जो आदमी रहता है जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है वो आदमी देखता है कि मिंगजू और उसका फियांसे वहां पर आ रहे हैं। तो मिंगजू देखती है कि बहुत सारे जापानीज फ्लैग लगे हुए हैं। तो वो पूछती है अपने फियांसे से कि यहाँ पर इतने सारे जापानीज फ्लैग क्यों लगे हुए हैं। तो उसका फियांसे बोलता है कि ये जो पार्टी का होस्ट है वो जापानीज ही है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे जापानीज फ्लैग लगे हैं। और हमने सुना है कि जापानीज मिलिट्री जो है, मिलिट्री वाले और यहाँ के जो मिलिट्री वाले हैं दोनों आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, और यहाँ पे जितने भी अमीर बिजनेसमैन लोग हैं सभी कोई का हेल्प करता है वो जापानीज। मिंगजू बोलती है ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तो। उसका फियांसे रहता है वो बोलता है बिजनेस में वैसे भी हम लोग नहीं देखते हैं कि कौन किस शहर का है, बिजनेस में ये सब क्या काम, बिजनेस में तो हम बस फायदा देखते हैं। तो वो बोलती है मिंगजू की तुम्हें तो डर नहीं है। तो वो बोलता है डर किस बात का, यहाँ पर हम लोग कोई भी कंट्री में डिफरेंस नहीं करते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं आता हूँ 1 मिनट, मुझे बॉस माँ से कुछ काम है। तो मिंगजू बोलती है कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वही आदमी जिसके अंगूठी में जिन का फोटो रहता है वो जाता है मिंगजू के पास और बोलता है कि मैंने सुना है कि जो उसका फियांसे है उसका नाम लेकर बोलता है कि जियांग की जो बीवी है मिंगजू वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मिंगजू बोलती है कि तुम लगता है लोकल हो तभी तुम मुझसे इतनी आसानी से बात करने की हिम्मत कर रहे हो, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की। तभी वो बोलती है कि जियांग को मैं बहुत अच्छे मानती हूँ इसलिए मैं तुमसे बात कर ले रही हूँ, वरना तुम्हें तो मैं अच्छे से पनिशमेंट देती। तो वो बोलता है मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो उसके बाद मिंगजू अपने फियांसे के पास जाती है और उसी आदमी को दिखा करके बोलती है कि मुझे वो आदमी एकदम अनोइंग लगता है, मुझे वो एकदम पसंद नहीं आ रहा है। तो उसका फियांसे बोलता है कि अरे वही तो है इस पार्टी का होस्ट। उसके बाद वो उसका जो फियांसे रहता है वो बोलता है कि मिंगजू मुझे बॉस से कुछ और भी काम डिस्कस करने हैं, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम घर चली जाओ अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है यहाँ का पार्टी तो। उसके बाद मिंगजू बोलती है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिंगजू वापस घर जा रही होती है तो वो आदमी फिर से मिंगजू का पीछा करते हुए आता है और उसका कार को रुकवा देता है। तो मिंगजू बोलती है कि क्या हुआ, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो आता है और उसे एक प्रेजेंट देता है, मतलब एक डब्बा सा रहता है वो उसे देता है और बोलता है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप रख लीजिए। तो वो बोलती है कि मैं क्यों तुम्हारा गिफ्ट रखूंगी, और मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, तो मैं तुम्हारे हाथ से कुछ भी अवार्ड नहीं लेना चाहती हूँ। तो फिर वो एक स्टोरी सुनाने लगता है, बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम पिंडोरा था और उसे किसी आदमी ने गिफ्ट दिया था और उसे बोला गया था कि वो गिफ्ट को कभी भी ओपन ना करे। बट जो पेंडोरा प्रिंसेस थी वो बहुत ज्यादा ही चाहती थी, मतलब कि जानना चाहती थी आखिर इस बॉक्स में है क्या, मुझे खोलना होगा। बट एक दिन जब उसने वो बॉक्स खोला तो उसमें उस बॉक्स में से बहुत सारी बीमारी, गलत चीजें उसमें से निकली जो हवा में बह गई और सभी तरफ पूरा बीमारी फैल गया। तभी मिंगजू को याद आता है अपना पास्ट, जहाँ पर उसकी मम्मी बोलती है कि मिंगजू मुझे माफ कर देना, और वो कैंची लेकर के अपने पेट में घोप देती है और वहीं पर मर जाती है और बोलती है कि तुम याद रखना कि तुम इस चीज का बदला किसी से भी नहीं लोगी, ये मैं खुद अपने आप डिसाइड कर रही हूँ। और ये बोल के वो उसकी मम्मी अपने आप को मार देती है। उसके बाद मिंगजू अपनी मॉम की बॉडी को लेकर के पहुंचती है जहाँ पर वो जापानीज आता है और वो जापानीज उसकी हेल्प करता है और बोलता है उसे कि मैंने तुम्हारी माँ की शरीर को जला दिया है और जो भी जल जाते हैं वो सारा पास्ट बन जाता है, तो अब तुम्हें अपने प्रेजेंट में जीना होगा। और वो जापानीज उसका हेल्प करता है इस संघाई में रहने के लिए पास्ट में। उसके बाद वो बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम मिंगजू नहीं बल्कि पुनयान मिजी है,
तुम्हें एक स्पेशल प्लान के लिए मैंने इन्वॉल्व किया है। उसके बाद वो बोलता है कि जब मेरा प्लान पूरा हो जाए और तुम्हारा मिशन पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें आजाद छोड़ दूंगा। उसके बाद वो वही पैरामाउंट क्लब में तभी मिंजू जो है वो डांसर बन जाती है। उसके बाद उसे वो जापानीज बोलता है कि देखो तुम्हारा टारगेट वो आदमी है और वो आदमी कोई नहीं बल्कि उसका फियांसे जियान ही रहता है और वहां पर उसका भाई इंग भी रहता है, दोनों को ही रहते हैं। तो जापानीज उसको बोलता है कि तुम्हारा टारगेट वो आदमी है। तो वो क्या करती है, उसका फियांसे को नहीं समझ के वो इंग को समझ लेती है कि इंग उसका टारगेट है, इसलिए पहले इंग उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसके बाद मिंजू बोलती है कहीं ये दिन फिर से वापस ना आ जाए और ये बोल के वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा सस्पेंस भरा हुआ है। उसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिसमें ये बताया जाएगा इंग को ही वो बॉयफ्रेंड बनाई थी क्योंकि उसने वो समझा था कि इंग उसका टारगेट है। ये सारा चीज उसका पास्ट का बताया जाएगा कि वो कैसे डांसर से वो अपने फियांसे को पटाई और ये सारा कुछ बताया जाएगा जो बहुत ही सस्पेंस और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।